हम लोग इस क्लास के अंदर पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया या आने वाले दिनों में जब एग्जाम होगा तो उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना, उसी प्रश्नों को पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य। भारत के किस राज्य में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन होता है? वो कारखाने का अगर नाम हम लोग जानना चाहे तो ये है सोनामुरा गैस संग्रह स्टेशन है किस राज्य के अंदर? तो ध्यान रखिएगा, ये त्रिपुरा के अंदर है। किस राज्य में है? त्रिपुरा में। और अगर यही चीज बात कर ले, पूरे विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है विश्व में देश? तो ध्यान रखिएगा, ये है यूएसए। कौन सा है? अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। और भारत में कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा में कारखाने का क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, सोनामुरा गैस संग्रह स्टेशन। सोनामुरा गैस संग्रह स्टेशन किस राज्य के अंदर है? त्रिपुरा है। और त्रिपुरा भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन करने वाला राज्य। विश्व में कौन सा देश है? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। देखिए, हरित क्रांति के बारे में बात करते हैं। हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था और ये विश्व स्तर पर हुआ था। विश्व स्तर पर, और विश्व स्तर पर जो शुरू किया था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। ध्यान रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग। ये नॉर्मन बोरलॉग जो थे अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही हरित क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम 1960 के दशक में विश्व स्तर पर किया था। अगर भारत में बात करें इसका, हरित क्रांति का भारत में शुरुआत, तो भारत में जो शुरुआत हुआ था 1967-68 में हुआ था। कब हुआ था भारत में हरित क्रांति की शुरुआत? 1967-68 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था ये भी ध्यान रख लीजिएगा, एमएस स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। एमएस स्वामीनाथन के द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा, सर्वाधिक प्रभाव ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो वो गेहूं पर पड़ा था। सर्वाधिक किस फसल पर प्रभाव पड़ा था? गेहूं। और गेहूं के साथ साथ में आप चावल भी याद रखिएगा। चावल, अगर चावल नहीं रहे तब मोटा अनाज भी याद रखिएगा। मोटा अनाज सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम लोग किसको? गेहूं को। अगर गेहूं ऑप्शन में नहीं दिखे तब आंसर क्या करेंगे? चावल। अगर चावल भी ऑप्शन में नहीं दिखे तब आंसर क्या करेंगे? मोटा अनाज। तो इस तरह से हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न था कि हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर 1960 के दशक में शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू? 1960 के दशक में शुरू हुआ और ये नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग का संबंध अमेरिका से है। अगर भारत की बात करें, कहाँ का? भारत में। तो भारत में 1967-68 में, किसी बुक में आप लोगों को 66-67 भी देखने के लिए मिलेगा, है ना? किसी बुक में 66-67 भी देखने के लिए मिलेगा। 1967-68 में एमएस स्वामीनाथन के द्वारा किया गया है। और सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा वो गेहूं पर पड़ा था। सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर पड़ा। वैसे चावल भी हम लोग ध्यान रखेंगे और मोटा अनाज भी ध्यान रखेंगे। अगर गेहूं ऑप्शन में नहीं हो तब आंसर करेंगे चावल, और चावल भी ऑप्शन में नहीं हो तब आंसर करेंगे मोटा अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि। ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण। और ये जो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, इसका स्थापना किया गया था 1978 में। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1978 में। इस तरह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बिहार के अंदर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में है। स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1978 के अंदर इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जिसका क्या नाम है? क्रूजर
और ये क्रूजर नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये साउथ अफ्रीका के अंदर है, दक्षिण अफ्रीका में। किस देश के अंदर है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जिसका क्या नाम है? क्रूजर नेशनल पार्क। अगर हम लोग बात कर लेते हैं भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? हेली, हेली नेशनल पार्क, या इसी का दूसरा नाम है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसी का नाम अब हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये तीनों एक ही है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? हेली कहिए, जिम कॉर्बेट कहिए, या फिर रामगंगा नेशनल पार्क कहिए। भारत का पहला नेशनल पार्क और किस राज्य के अंदर है? ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। अगर हम लोग बात करें भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, और ये हेमिस नेशनल पार्क जो है ये लद्दाख के अंदर है। कहां पर है? लद्दाख। विश्व भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवी चिड़िया किस देश में उड़ती पाई जाती है? कीवी, ये कीवी की बात करें तो ये न्यूजीलैंड के अंदर होती है। किस देश के अंदर? न्यूजीलैंड में। कीवी चिड़िया किस देश की है? तो न्यूजीलैंड का। ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी पक्षी किसे कहते हैं? सबसे छोटी पक्षी है हमिंग बर्ड। सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? हमिंग बर्ड। सबसे बड़ी जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ी जीवित पक्षी कौन सी है? शुतुरमुर्ग। इसी को ऑस्ट्रिच भी बोलेंगे। इसी को क्या कहेंगे? ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ी जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग हुआ या ऑस्ट्रिच हुआ। ये क्वेश्चन क्या था? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। किस राज्य के अंदर है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख के अंदर है। आगे बात करते हैं, कीवी चिड़िया किस देश में पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ये न्यूजीलैंड के अंदर कीवी चिड़िया होती है। आगे बात करते हैं, सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड है। और सबसे बड़ी जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, जिसको कि ऑस्ट्रिच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान है देहरादून में। कहां पर है? देहरादून। देहरादून की बात करें, यहीं पर है भारतीय वन्यजीव संस्थान। और भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब होती है? 1982 में। ध्यान रखिएगा, कब स्थापना होती है? 1982 में भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना होती है। कहां पर? देहरादून में। आगे बात करते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1982 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1982 में। आगे है वन संरक्षण अधिनियम, ये 1980 में पारित हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 में लागू किया अधिनियम था। देखो, दोनों दो प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। एक प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन के अंदर जो जीव पाए जाएंगे उनका संरक्षण के लिए अधिनियम कब आया था? 1982 में। और दूसरा हुआ था कि वनों के लिए संरक्षण, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। दोनों अलग अलग प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। एक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1982, दूसरा क्या है? वन संरक्षण अधिनियम 1980। आगे बात करें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973, ये भी ध्यान रखिएगा। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973। अलग अलग प्रश्न है, ध्यान रख लीजिएगा, अलग अलग ईस्वी है। सबसे पहले ये दोनों में इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1982 में। और वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में। वैसे ये जो प्रश्न था, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। स्थापना कब होती है?
1982 में स्थापना होती है। राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बाघ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, और भी प्रश्न उसको देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली प्रमुख नदी सोन का उद्गम स्थल है। बिहार में बहने वाली प्रमुख नदी जिसका क्या नाम है? सोन। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ी। कहाँ से निकलती है सोन नदी? अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, सोनम अमर है। क्या याद रखेंगे? सोनम अमर है, सोनम अमर है। तो देखिए सो से हो जाएगा, ये सो जो है इससे हो जाएगा सोन नदी। क्या हो जाएगा? सो से सोन नदी। और ये जो नम है इससे हो जाएगा नर्मदा नदी। इससे क्या होगा? नर्मदा नदी। और अमर से हो जाएगा अमरकंटक। अमर से क्या आ जाएगा? अमरकंटक। तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं, सोन नदी और नर्मदा नदी। सोन नदी और नर्मदा नदी ये दोनों कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नदी भी और नर्मदा नदी भी दोनों कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अगर नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। इसी नर्मदा नदी के ऊपर में धुआंधार जलप्रपात है। नर्मदा नदी के ऊपर में धुआंधार जलप्रपात है जो जबलपुर शहर के अंदर स्थित है। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, तो आप आंसर क्या करेंगे? अमरकंटक। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और इसी नर्मदा नदी के किनारे धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? जबलपुर के अंदर, है ना। और नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। तो बिहार में बहने वाली प्रमुख नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, है ना। और अगर सोन नदी की बात करें तो सोन नदी 780 किलोमीटर लंबाई है। सोन नदी जो है, ये सोन नदी पटना के समीप, कहां पर? पटना के समीप, पटना के समीप गंगा में मिलती है। गंगा में मिल जाती है, याद रखिएगा, पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। और बिहार का सबसे पुराना नहर जो है, बिहार का सबसे पुराना नहर वो कौन सी नहर है? सोन नहर है, जिसको कब 1870 में बनाया गया था। बिहार का सबसे पुराना नहर कौन सा है? सोन नहर है। कब बनाया गया था? 1870 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक जो होती है वो नाइट्रोजन होती है 78%। कितना होता है? नाइट्रोजन होता है 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 21% है। आर्गन की बात करें तो आर्गन 0.93% के आसपास है। और इसके अलावा इसमें जो शेष बचा वो अन्य सभी गैस है। नाइट्रोजन का प्रतिशत 78 है, ऑक्सीजन का प्रतिशत 21 है, और आर्गन 0.93, और इसके अलावा जो शेष गैस बचा वो सभी शेष परसेंट में पाया गया। वैसे प्रश्न में जो पूछा गया है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो ध्यान रखिएगा 0.03%, है ना। 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। मैक्सिमम यही प्रश्न पूछा भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी परसेंट में है? तो 0.03%। अगर नाइट्रोजन पूछा जाए तो 78% बताएंगे, ऑक्सीजन पूछा जाए तो 21%, आर्गन पूछा जाए तो 0.93, और जो शेष बच गया वो अन्य सभी गैस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल जिला की संख्या। बिहार में कुल कितने जिला है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार में 38 जिला है। बिहार में जिला की संख्या 38 है। पुलिस जिला की बात करें तो पुलिस जिला 40 है। प्रमंडल की बात करें तो प्रमंडल 9 है। अनुमंडल की बात करें तो 101 अनुमंडल है। प्रखंड की बात करें तो 534 प्रखंड है। प्रखंडों की संख्या 534 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है।
ठीक है, छोटा जिला। और इस तरह से इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। बिहार में कुल जिला 38, पुलिस जिला 40, प्रमंडल 9, अनुमंडल 101, प्रखंड 534, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आगे है बिहार के प्रमुख स्थल। बिहार के प्रमुख स्थल की बात करें, विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है? गया के अंदर है। बिहार के प्रमुख स्थल में विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है? गया में। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? औरंगाबाद के अंदर है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? औरंगाबाद। ध्यान रखिएगा, सूर्य मंदिर औरंगाबाद। बराबर की गुफा ये कहाँ पर है? ये गया के अंदर है। बराबर की गुफा कहाँ पर है? गया में। राजगीर या पावापुरी ये नालंदा जिला के अंदर है। कहाँ पर है? नालंदा जिला। राजगीर या पावापुरी नालंदा में है। वेनसांग मेमोरियल ये भी नालंदा के अंदर है। वेनसांग मेमोरियल नालंदा के अंदर है। बिंबिसार कारागार ये भी नालंदा के अंदर है। ये कहाँ पर है? नालंदा में। मंदार पर्वत ये बांका के अंदर है। कहाँ पर है? बांका। ध्यान रखिएगा, मंदार पर्वत कहाँ पर है? बांका। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भागलपुर के अंदर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भागलपुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था किससे? बिहार के प्रमुख स्थल से। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू होता है? तो ध्यान रखिएगा 2000 और 2001 दोनों याद रखिएगा। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू होता है। अगर हम लोग बात कर लें शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये शिक्षा का अधिकार 2010 में लागू होता है। कब? 2010 में। और एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये शिक्षा का अधिकार 2010 हो गया। सूचना का अधिकार याद रखिएगा, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन ये लागू होता है 2005 में। कब लागू होता है? 2005 में। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन है ना, राइट टू एजुकेशन ये लागू होता है 2010 में। सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन ये लागू होता है 2005 में। सर्व शिक्षा अभियान लागू होता है 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी उसको देख लेते हैं। आज की क्लास तब हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।